हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त, तो मेरे साथ क्योंकि डीआरडीओ से थे और डीआरडीओ इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन मेजर जनरल एजेबी जैनी, बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि मेरी और आपकी मुलाकात बड़े दिनों बाद हो रही है, लेकिन 100 वेपन को लेकर हमारी बात हो रही है। और वैसे तो 100 का मतलब एक दूसरी भी 100 होता है जो काट के टुकड़े कर देता है। करने तो कई टुकड़े हैं, लेकिन फिलहाल इस 100 में जेट इंजन लगाकर इसकी रेंज बढ़ाना, एक बड़ा तब्दीली लाना कितना अहम है। 100 दर्शकों को विस्तार से बताएं सर। जय हिंद राजीव जी। जय हिंद सर। बड़ा अच्छा लगता है, और अगर आपको इस बात का गुमान है कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो मैं चाहूंगा कि मुलाकात थोड़ी और जल्दी जल्दी हो तो अच्छा लगता है। मैं भी चाहूंगा कि आपकी जय हिंद की आवाज सुनते रहें। मैं आपके चैनल की सराहना करना चाहता हूं कि ऐसे जो रक्षा के रेलेवेंट मुद्दे हैं वो आपका चैनल जो है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है राजीव के हमारे देश में जनरल पब्लिक को डिफेंस मैटर्स के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, और आपका चैनल ये जो काम कर रहा है कि भाई हमारे पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये 100 वेपन क्या है और ये न्यूक्लियर। ब्रह्मोस से ताकतवर भारत का ब्रह्मास्त्र, तकनीकी दिक्कतें हैं। मेरे दोनों खास सीनियर वरिष्ठ मेहमान इस वक्त तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ देर के लिए हमसे दूर हैं, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं एजेबी जैनी साहब से एक बार फिर से शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो वेपन आप देख रहे हैं इसका नाम है 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। यानी ये एक ऐसा वेपन है जिसे हवाई जहाज या फाइटर एयरप्लेन के जरिए छोड़ा जाता है। उसके बाद ये मिसाइल या ये वेपन अपना डायरेक्शन खुद तय करता है, ग्लाइड करते हुए जाता है, खुद सीकर के तौर पर पता लगाता है टारगेट का और उसे जाकर तबाह कर देता है। ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कहां से आया, किसने छोड़ा और कैसे ये अपने टारगेट पर पहुंचा है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की अब तक की रेंज 90 से 100 किलोमीटर की थी, जिसे तैयार किया गया था टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये उड़ा सकता है। डीआरडीओ के जरिए इसे बनाया जा रहा है, सटीक है और एक एंटी एयरफील्ड ग्लाइडेड बम की तरह काम करता है, जिसमें जैसे ही इसे छोड़ा जाता है इसके ग्लाइडिंग विंग्स खुल जाते हैं और फिर ये उड़ता हुआ सीधे अपने ही हिसाब से अपने टारगेट को निशाने पर लेते हुए जाकर ध्वस्त कर देता है। करीब 80 किलोग्राम का इसमें वॉरहेड होता है, 125 किलोग्राम इसका टोटल वेट होता है, करीब करीब 2 मीटर लंबा होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और 100 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर देता है। राफेल पर भी इंटीग्रेट करने की तैयारी है, जहां तक जानकारी है अब तक इसको इंटीग्रेशन की जगुआर और सू-30 MKI, जी हां, सुखोई 30 MKI और जगुआर के जरिए इसको लॉन्च किया जा चुका है। जहां तक हमारी जानकारी है उससे लॉन्च किया जा सकता है, वो चीज़ें तय हो गई हैं। लेकिन अब 100 वेपन को जेट इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है। मेजर जनरल एजेबी जैनी, माफी के साथ बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, इसलिए लगता है सिस्टम मेरी और आपकी मुलाकात भूल गया और अब मैंने उसे याद दिला दिया है। एजेबी जैनी साहब, जेट इंटीग्रेटेड ये 100 वेपन कितना बड़ा गेम चेंजर होगा सर? राजीव जी देखिए, इसका जो ये नया पहल, तो मैं डीआरडीओ की सराहना करना चाहता हूं कि वो इन्होंने इतना आधुनिक ये हथियार बना के रखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टोटली 100% इंडिजिनस है, मतलब हमारे अपने देश में ही बना है। हर एक चीज इसका, हर एक प्रोपेलेंट, हर एक इसका पार्ट पुर्जा, वो सब हमारे देश में है।
जिससे कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगी और हमको ज्यादा खर्च विदेश में नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें जरूरी बात यह है कि एक तो इसका आकार चेंज किया है और आकार के साथ ही इसका जो मिसाइल सिस्टम है वो टोटली चेंज करके इसको एक क्रूज मिसाइल के माफिक बना दिया है। क्रूज मिसाइल का मतलब है, जैसे आप कह रहे थे, सही तरीके से बोल रहे थे, कि फायर एंड फॉरगेट, एक बटन दबाया, मिसाइल गई और कुछ नहीं करना। मिसाइल अपना हीट सीकिंग करेगी, टारगेट सीकिंग करेगी, डायरेक्शन सीकिंग करेगी और जाके जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया है उस पे जाके तहस नहस करेगी। ये जो नया वर्जन जो बना है कॉम्पैक्ट टर्बो जेट सिस्टम, ये इसके साथ में एक इंटीग्रेटेड फ्यूल टैंक होगा। इंटीग्रेटेड फ्यूल टैंक का मतलब है भले ही चाहे इसकी मिसाइल की वेट 120 केजी हो, लेकिन ये 100 किलोमीटर जो पहले जाता था हमारा 100 वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, एयरफील्ड वेपन, अब जो ये NJPW आएगा, न्यूक्लियर जेट पावर्ड वेरिएंट, ये 200 किलोमीटर दूर जाएगा। अब जरूरी बात यह है, आपने सिंदूर में देखा था कि एक विवाद खड़ा हुआ था कि क्या हमने दुश्मन के सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस किया या नहीं किया। हमने दुश्मन के एयर डिफेंस को अपने हवाई जहाज भेजने से पहले बर्बाद किया या नहीं किया, जो कि आमतौर पर एयरफोर्स का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब हमको वो सीएड की ऑपरेशंस की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने ही तरफ से, बॉर्डर के अपने ही तरफ से जब NJPW को लॉन्च करेंगे तो 200 किलोमीटर तक ये जाके मार मारेगी और इसमें कोई टेक्नोलॉजी और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि जितने हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, जितने IIT में स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े मॉडर्न देशों में उतनी उनकी टोटल पॉपुलेशन नहीं होती है जितने की हमारे साइंटिस्ट हैं। तो हमारे साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा तकमा है, DRDO के लिए बहुत बड़ा तकमा है। और अंत में तो मैं यही कहूंगा कि आपके चैनल को भी सराहना देता हूं कि ऐसे नई चीज को आप पब्लिक के जहन में लाए हैं। राजीव, नई चीज को हम पब्लिक के जहन में लाए हैं, लेकिन सर ये तभी पॉसिबल है जब आप जैसे स्पेशलिस्ट जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इस सर्विसेज में, देश की सेवा में देते हुए, सेवा तो बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन जब वर्दी बदन पर आती है और देश की बॉर्डर पर, तो फिर वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इसका वेतनमान कितना है, सैलरी कितनी है। डोंट आस्क आई, वी आर हेयर टू डू और डाई, और द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये आप लोगों का संदेश होता है। लेकिन मैं इस वेपन से जुड़ी हुई बातें ही अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। हम एक जगह मार खाते हैं, क्या वक्त में बदलाव हुआ है? मेजर जनरल AJB जैनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2013 में ये आइडिया 100 वेपन का जमीन पर आया था। उसके बाद हमें 2020 तक लग गए इसके 8-9 टेस्ट करते हुए, ये समझते हुए कि हम पूरी तरीके से पुख्ता चीज बना रहे हैं। और अब जून 2025 में एयरफोर्स ने भी इसकी रिक्वायरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दी है। हम एक बेहतर संस्करण बना रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हम इस टाइम को कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आपने सही सवाल किया राजीव जी। टाइम कट शॉर्ट हो सकता है, लेकिन बहुत कम। हमें समझना जरूरी है कि जब कोई भी नया आधुनिक हथियार बनता है तो जो सर्विस रिक्वायरमेंट है, जो सर्विस यूजर है, वो बनाता है व्हाट इज कॉल्ड GSQR, जनरल स्टाफ सर्विस रिक्वायरमेंट, कि भाई इस नए हथियार की हमको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वजन इतना होना चाहिए, मार का इलाका इतना होना चाहिए, रेंज इतना होना चाहिए, एम्यूनिशन का इसमें इतने नंबर की मैगजीन होनी चाहिए, बाकी चीजें, जो एक GSQR बनता है। अब उस GSQR के ऊपर में कुछ गेस्टेशन पीरियड होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब DRDO को जाएगा, DRDO 4 सवाल पूछेगा, उन सवाल का सर्विस हेडक्वार्टर जवाब देगा, फिर उसके ऊपर में DRDO
तो इतना आसान नहीं होता है राजीव कोई नया हथियार बनाना, खास करके क्योंकि उसमें खर्चा बहुत होता है, उसमें रिसर्च की बहुत जरूरत होती है, उसमें हमारे साइंटिस्ट को हम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो करेंगे तो वो कुछ ना कुछ माचिस का डब्बा बना के दे देंगे कल कल को। तो हमको ये साइंटिस्ट को अलाउ करना चाहिए कि वो शांति से हमें वो हथियार बना के दे जो हमें चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद में मैं ये जरूर कहूंगा कि डीआरडीओ को भी ये होना चाहिए कि जो भी हमने बना दिया वही खरीदो, आप वही इस्तेमाल करो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो एडवांस जेट जेट एजीडब्ल्यू का जो एचएएल में चल रहा है, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। आज देखिए 20 साल हो गए, इंजन ही नहीं बना पा रहे हैं। अरे हम चंद्रयान पे पहुंच गए, हम तो इंसान को मून पे ले जाने के लिए चंद सालों में उम्मीद कर रहे हैं और एक इंजन नहीं बना पाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेटलर्जी नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है या टेक्निकल नो हाउ नहीं है। ये वहां पर जरूर जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक टाइम है, जो बाबूगिरी का टाइम है, जो फाइलों में टाइम बर्बाद करते हैं हमारे बाबू लोग, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है, वो कम होना चाहिए। फिर आप देखेंगे आज हम जीएसक्यूआर देते हैं तो कल को डीआरडीओ जो है हथियार बना के आपके सामने कर देगा। वाकई मेरे साथ अतुल राणे सर भी अब जुड़ गए, डीजी ब्रह्मोस डीआरडीओ से मेरे साथ जुड़ गए। और आप जैसे साइंटिस्ट को देखकर इस बीच में जब अतुल सर आप मेरे साथ नहीं जुड़े थे, मेजर जनरल एजेबी जैनी जो कुछ आप लोगों के लिए कह रहे थे वो मुझे भी गर्व से भर रहा था, क्योंकि सर जब हम बात करते हैं इन नए वेपनरीज पर तो हमको करीब मैक्सिमम टाइम 2-2.5 घंटे का मिलता है, जब हम उतनी जानकारी लेते हैं जिससे हम दर्शकों तक उसका एक हिस्सा पहुंचाएं और बाकी आप एलोबरेट करें। लेकिन उस एक हिस्से की जानकारी भी हमारे लिए इतनी ज्यादा टफ होती है कि आप लोग उसे जमीन पर उतारने के लिए क्या कुछ करते हैं वो हमें आसानी से समझ में आता है। 100 की तैयारी, 100 की डिजाइनिंग और 100 को जमीन पर उतारना मतलब यूज करने लायक बनाना, और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज जब प्रोपल्शन के साथ उसे आगे भेजना, ये कितना आसान है और कितना टफ और कितना ये अलग वेपन है जो हमारे एडवर्सरी, मैं पाकिस्तान को सर एडवर्सरी अब नहीं मानता हूं, मैं चीन की बात करता हूं, क्या उसके पास ये चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे बुलाया गया ये शो पे। वंडरफुल टू हैव सीन यू राजीव इन ऑन द शो रादर देन just watching you on TV. And General Jaini sir, thank you very much. You brought out the exact crux of the matter of development and production. ये जो आपने पूछा है कितना मुश्किल है, मुश्किल तो सब कुछ है और आसान भी सब कुछ है। क्या हमारे नॉर्थर्न नेबर्स के पास ऐसा वेपन्स है? होंगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट हम नहीं करेंगे। उनके पास हमारे से पहले है, होंगे, फिर भी हमको काम करना है और जितना काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी हम कर देंगे। I mean, that's as fast as we can, we will try to develop it and produce it. But weapons are available all over the world, very, very similar. There are few weapons better than the other. This is one weapon which is again a path breaker to a certain extent. आपने बड़े, इट सीम्स कि आप अपने वर्ड्स को, शब्दों को बहुत चबा रहे हैं अतुल राणे सर। मैं आपके एक्सपीरियंस को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। आपने कहा कि हमारे एडवर्सरीज के पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी आपने कहा कि ठीक है हम भी इन चीज़ों को कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। लेकिन एक कंट्री इस वर्ल्ड में यूक्रेन नाम का है, यूक्रेन हम ना बने, हम भारत बने, वो यूक्रेन नहीं बनने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चलेगा, लेकिन भारत बनने के लिए, और ऑप सिंदूर जैसे पॉज हुआ है वो अभी भी चल सकता है, उसके लिए तैयारी करने के लिए ये रिसर्च, ये सारी चीज़ें, ये क्या जो आप उतारते हैं ये उतना ही टाइम लेती है ज़मीन पर आने में जितना नॉर्मली हम देख रहे हैं। 2013 में ये आइडिया ज़मीन पर आया, नाउ एयरफोर्स कह रही है कि हमें ऑर्डर चाहिए और आप जेट प्रोपल्शन वाली बात पर जा रहे हैं। क्या ये इतना ही टाइम लेता है या हम कुछ ज़्यादा उस पर टाइम दे रहे हैं? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी करने के लिए और वेपन बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है। टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन वी हैव द कैपेबिलिटी, हमारे पास पूरा कैपेबिलिटी है कुछ भी डिजाइन करने के लिए।
लेकिन जो डिजाइन काम करेगा उसके लिए टाइम तो लगता ही है, टेस्ट करना पड़ता है. आई मीन आई एम गोइंग अवे फ्रॉम व्हाट जनरल जैनी वाज सेइंग. ही वाज सेइंग अबाउट द जीएसक्यूआरस एंड द पीएसक्यूआरस. वो एक हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो है, वो डिलेज तो होता ही है. पैसा है क्या, इज दिस द राइट प्लेस टू स्पेंड, वो सब, दैट्स अ डिफरेंट मैटर व्हिच as a technical person I don't want to get into that part of it right now. But on the technical side, मैं आपको ये बोल सकता हूँ दैट पुराने जमाने में 20 years बैक हम थोड़ा सा और टाइम लेते थे, बिकॉज वी वर अंडर मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्निकल सैंक्शंस. 2012 से और 2016 से these technical sanctions have been more or less lifted बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी very carefully our technologically superior friends, I will use the word friends, still deny us certain technologies. देखिए, सब कुछ हमारे देश में नहीं बनता और नहीं बन सकता, वो भी इट्स अ फैक्ट. वो 100% हमारे देश में बनने के लिए और काफी टाइम लगने वाला है, एंड दैट्स अ एफर्ट व्हिच द गवर्नमेंट विल बी इज टेकिंग एंड विल बी टेकिंग. So with whatever is the limited amount of uh, resources available with us, and with the help of some resources which we have to get from outside, ये सब put together करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है. और जो दिस पर्टिकुलर वेपन के बारे में जो आप बोल रहे, 2013 में the project was sanctioned, that is for the first time बोला गया ये लो, ये है पैसा, कीजिए. उस वक्त तक ओनली द ग्राउंड वर्क वाज बीइंग डन. अब अगर मुझे, आई नो दैट फॉर दिस आई नीड टू यूज 100 kgs और 200 kgs ऑफ मटेरियल. अब मुझे पैसा मिला है वो 200 किलोग्राम मटेरियल खरीदने के लिए, लेकिन वो डिलीवर कब होगा? डिलीवर होने के बाद उसके ऊपर काम करना है, उसको प्रूव करना है, यही टाइम लगता है. दिस इज द पार्ट ऑफ द टाइम विच इज टेकिंग. एंड कभी कभी हमने रॉन्ग डिसीजन लिया था, रॉन्ग रूट लिया था. देखिए, नल का पानी फ्रिज का बॉटल में भरने के लिए कई उपाय है. एक उपाय है सीधा नल के नीचे लगा दो, लेकिन आपने फिल्टर किया क्या, फिल्टर करवाना पड़ता है क्या? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू लुक एट before we can say that yes, this process and this weapon is fully usable. इसलिए टाइम लगता है. एंड ओल्डन डेज वी यूज्ड टू टेक मोर टाइम. अब हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस हैज इंक्रीज्ड. मैं आपको बोल सकता हूँ the experience which we started right from the 1980s onwards or 1970s onwards to today, which is the 2025, experience has increased our knowledge and capability of doing things faster. You know now that ये कोना हमको, I mean, we don't have to go to this corner. This corner is useless for this particular type of work, and there are only 3 other corners which we have to look at or try out. That is the difference now, that we will be doing things a little faster. I will not go into the air engine part of it. उसका और एक अलग बात है. But I can talk about that also at length. But that's a much bigger story and a much bigger explanation which we would have to give. आप जैसे साइंटिस्ट से और आप जैसे ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात सही है अतुल राणे सर और मेजर जनरल एजेबी जैनी, अगर मेरे दर्शक आप दोनों की आंखों को इस वक्त देखें, जो चमक है वो बहुत सारे युवाओं की आंखों में नहीं होगी, क्योंकि आप लोग उस दौर को साझा कर रहे हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था. हम अंधेरे में एक सुई ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि एक वेपन ऐसा हाथ लगेगा जिससे हम अपनी डिफेंस 100% कंफर्म कर पाएंगे. मेजर जनरल एजेबी जैनी, 200 किलोमीटर की रेंज होगी अब नए 100 वेपन में, जो स्टेज हम एडवांस स्टेज इसकी मान सकते हैं. लेकिन जो मान लीजिए हम अपने वेस्टर्न फ्रंट को ही देखते हैं, तो 200 किलोमीटर की रेंज उतना सफिशिएंट नहीं मुझे लगती. वैसे मुझे केवल इस तरीके से रखिए कि मैं मीडियम हूँ, मेरे पास सवाल हैं, क्योंकि सरगोदा 250-300 किलोमीटर की रेंज पर जाता है. जैसलमेर से, श्रीगंगानगर से भी ये सारे अहम एयरबेसेस इतनी दूरी पर जाते हैं जिससे कि हम इन एयरबेसेस को वो नुकसान शायद नहीं पहुंचा पाए जो हमने ब्रह्मोस के जरिए किया. हम क्या अचीव करना चाहते हैं
ऐसे वेपन के जरिए क्या वो 100 किलोमीटर की रेंज में जो हमें सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी यूनिट्स हैं, उनके कमांड सेंटर हैं या उनके मिसाइल सेंटर्स हैं, जहां भी, क्या वो हमारे टारगेट के लिए ये वेपन है? ये बात सही है कि हर वेपन हर काम नहीं कर सकता। राजीव, पहले मुझे आप 10 सेकंड दें कि मैं डीजी ब्रह्मोस अतुल राणे साहब को सलाम कर सकूं, क्योंकि आज आमने सामने आए हैं। उनकी ब्रह्मोस जो है ना ही एक ब्रह्मास्त्र हथियार है, बल्कि आपको पता होना चाहिए दर्शकों को 70 देश से ऊपर, मोर देन 7 कंट्रीज आर नाउ वांटिंग टू बाई दिस इंडिजिनियस वेपन ब्रह्मोस. So I think Atul Rane Saab and his team are doing a wonderful job, and the country needs to be damn proud of them. And sir, then what will they name BrahMos then? क्योंकि हमने तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा को मिलाकर ब्रह्मोस किया है, वो क्या नाम रखेंगे? अब जो आपका सवाल था राजीव, उसको इस तरीके से समझना है कि जो भी बैटलफील्ड का इलाका होता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है और एक टैक्टिकल डेप्थ होती है। टैक्टिकल डेप्थ यानी कि हमारे बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ 200 किलोमीटर से कितना भी और आगे। अब क्योंकि आपने देखा कि सिंदूर में हमने सरगोदा एयरफील्ड मारा, उनका जकाला बेस मारा, चकलाला बेस मारा, वो सब हमने ब्रह्मोस से मारा, 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मोस से मारा। तो हमारे पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ के वेपन्स हैं, लेकिन हमको इस किस्म का ब्रह्मास्त्र जो अब ये NJPW बना है, न्यूक्लियर जेट, न्यू जेट पावर्ड वेरिएंट, ये हमारे टैक्टिकल बैटल एरिया के लिए नहीं था। तो जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो दुश्मन अपने जो एयर डिफेंस के जो उसके साधन है उनको आगे ले आता है, ताकि वो हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ तक पहुंच सके। जितना आगे आएगा उतना ही हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ कवर कर पाएगा। तो उसके प्रति अब ये तो एक कैट एंड माउस गेम चलता रहता है, चूहे बिल्ली का। पाकिस्तान तो हमेशा चूहा ही रहेगा, लेकिन हमने जो बिल्ली बनाई है अभी, वो ऐसी बनाई है कि जो अगर वो अपने एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, गन्स, ग्राउंड टू एयरक्राफ्ट वेपन्स, एयर टू एयर वेपन्स लेके भी आता है अपने टेक्टिकल एरिया में, तो हमारा जो ये न्यू जेट पावर्ड वेरिएंट है जो 100 है, उसको मेजर जनरल AJB जैनी, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, और आपकी आंखों में और आपकी बातों में चमक दिख रही है। और अतुल राणे सर, इट वाज रियली एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माय शो। आप आए और आपने ये बातें सामने रखी, हमारे दर्शकों ने इन चीज़ों को समझा। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी अगर आपको हमारे पास हम निमंत्रण दें तो आप दोनों मना नहीं करेंगे, समय जरूर देंगे। आपके अनुभवों को हम नए हथियारों के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखेंगे।